बरं. किस जगह है दीदी? मंजू जी को नमस्कार, सभी साहित्यकारों को नमस्कार. मंजू जी को नमस्कार. एक लोग ये भी था ना कि इतने लोग सब मिल जाएंगे देखने को, तो ये भी है. वहाँ से अच्छा लगता है उनको मिलना. और हमारे साथ सिद्धेश्वर जी भी उपस्थित हो गए हैं. नमस्कार. मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. नमस्कार सभी को. नमस्कार एक साथ. प्रणाम सर. मंजू जी स्वस्थ है और सामने उपस्थित हो गई है, मेरे लिए बहुत है. अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपर्णा गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें. अपर्णा गुप्ता. बहुत बहुत धन्यवाद दीदी. अब बहुत लोग जुड़ गए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है. गोष्ठी अपने पूरे परिवार पे है. मेरी कथा का शीर्षक है मुक्ति. 3 साल की नौकरी से रिटायर होकर एक सुकून कि सतत संघर्ष के बाद जीवन आराम से कटेगा. पेंशन से काम बढ़ेंगे. एक शिक्षक होने के नाते आदर सम्मान हमेशा मिला था और खुद पर गर्व भी था. मगर 3-4 महीने से पेंशन के लिए आवाज कट रही है. आप एक बार फिर मतलब आवाज कट रही, फिर से देखिए. दोबारा से पढ़ दूं? हाँ, शुरू से पढ़ लीजिए, आवाज नहीं क्लियर हुई. अच्छा. मुक्ति मेरे लघु कथा का शीर्षक है मुक्ति. 30 साल की नौकरी से रिटायर होकर एक सुकून था कि सतत संघर्ष के बाद अब जीवन आराम से कटेगा. पेंशन से सभी काम बंद पड़ेंगे. एक शिक्षक होने के नाते आदर सम्मान हमेशा मिला था और खुद पर गर्व भी था. मगर 3-4 महीने से पेंशन के लिए चक्कर लगा कर थक गई. बेटे के साथ आज फिर ऑफिस आई थी, इसी उम्मीद से कि आज कुछ भी हो जाए, काम करवा कर ही पहुंचना है. खैर काम निपटाकर घर पहुंचे भी न थे कि फोन पे पहली पेंशन आ गई. बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा मम्मी, पैसे देकर ही पैसा मिलता है. अजब है ना, पता नहीं कब हमारे देश इस बीमारी से मुक्त होगा. धन्यवाद. बहुत सुंदर चोट. बस क्योंकि देखिए, हम लोग स्वतंत्रता के बाद भारतवासियों ने और कुछ सीखा हो चाहे नहीं, पैसे बनाना जरूर सीखे. तो भ्रष्ट हो गए. जहाँ से जैसे मौका लगे वैसे. उस पर बहुत छोटे में अपने इतनी गहरी चोट मारी है ना. आपका बेटा जब कहता है कि तो आपने भेजा होगा किसी ईमेल या फोटो पर. बहुत ही संप्रशनीय है और जरूरी भी है. पाठक को जगाने वाला. पाठक समझे और सुधार करे अपने में जो लोक कथाओं का गुण होता है. धन्यवाद. पाठक को समझे, जहाँ से बात खत्म लेखक की, वहाँ से पाठक को सोचने के लिए शुरू. इस लघु कथा में ये देखने को मिली. धन्यवाद. और मुक्ति शब्द भी बहुत अच्छे ढंग से उसको परिभाषित कर रही है. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. वास्तव में बहुत सुंदर संदेश है, क्योंकि ये अक्सर ही लोगों में ये प्रवृत्ति कहना चाहिए है कि पैसा देके काम कराओ और पैसा मिलेगा. एक डील करानी है तो उसके लिए आपको देना है पैसा. उसके आपको 1 करोड़ दिया तो 10 करोड़ की डील. दीदी सिस्टम भी है, प्रवृत्ति नहीं है. व्यवस्था ही ऐसा है, उससे आप नहीं निकल सकती हैं. ईमानदार लोग को भी जमीन बेच के और पैसा निकालने के लिए पैसा देना पड़ता है. सिस्टम ही यही है, व्यवस्था सड़ी हुई है. हाँ जी, सही कह रही हैं आप. सिस्टम ही ऐसा है, तो सिस्टम पर ही चोट है ये. शायद कोई किसी के अंतर तक पहुंच जाए तो थोड़ा, अगर एक बूंद भी सुधरी तो थोड़ा सुधर सकता है पूरा घट. सच्चाई है. मेरी नंद अभी रिटायर हुई है और उन्हीं पे मैंने ये कथा ली. ये सच्चाई है. ये 4-5 महीने तक वो चक्कर लगाती रही, काम नहीं बना. बिल्कुल. हमारी लघु कथाएं सत्य पे ही आधारित होती है. हम तो विषय अपने आसपास के ही सब उठाते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल कटु सच्चाई होती है. कोई फिक्शन का नाम ही नहीं होता हमारी लघु कथाओं में, क्योंकि ये तो वो तो कहानियों के लिए छोड़ दिया जाता है फिक्शन. तो
कल्पनाएं तो आपकी कहानियों के लिए में सीमित है। और इस क्रम में अब मैं सिद्धेश्वर जी को आवाज दे रही हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। धन्यवाद मंजू सक्सेना जी, बहुत दिन बाद आपकी गोष्ठी में शामिल हो रहे हैं और अच्छा लगा कि गोष्ठी पिछली बार तो आप स्थगित कर दी थी, आपकी नहीं, तबीयत ठीक हमारी नहीं थी। 2 बार स्थगित हो चुकी जी है, जी जी अभी जी ये तीसरी बार हो रही है। जी जी। तो कुछ आनंद त्योहारों की वजह से कुछ तो आनंद फानंद में मैंने एक लघु कथा आपको भेजा था, वही पढ़ रहे हैं और बिल्कुल इधर की लिखी हुई है। मूल्यांकन चाहेंगे, देखते हैं कि कैसा लगता है आप लोगों को। लघु कथा का शीर्षक है आत्मसम्मान। हम्म, लघु कथा का शीर्षक आत्मसम्मान। अरे यार, तूने तो कमाल कर दिया। क्या आलीशान होटल है, क्या सुंदर सभा कक्ष है। इस भव्य हाल में कविता पाठ करने का तो आनंद ही दुगना हो गया। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, और सिर्फ कविता पाठ ही क्यों, आज मेरी पुस्तक का लोकार्पण भी तो है। मेरी पुस्तक हो और उसका लोकार्पण इतने भव्य रूप में ना हो तो इतने बड़े अधिकारी बनने का फायदा ही क्या हुआ। भाई, अधिकारी हो, अच्छा वेतन पाते हो, इसलिए इतनी शानदार कवि गोष्ठी और किताब का लोकार्पण करवा लेते हो। इतना अधिक खर्च हम जैसे लोग कैसे उठा पाएंगे। अरे यार, खर्च की क्या बात कर रहा है। मैं जिला कमिश्नर हूँ, ठेकेदार से लेकर बड़े बड़े होटल मालिक तक हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं और सब जानते हैं कि मैं साहित्यकार भी हूँ। ऐसे में साहित्यिक आयोजन के लिए कोई मुझसे पैसा लेगा क्या। मैं चाहूँ तो हर महीने ऐसा भव्य आयोजन बिना एक पैसा खर्च किए करवा सकता हूँ। थोड़ा रुक कर उसने आगे कहा, और तू तो मेरा पुराना मित्र है, बस तेरी पुस्तक छप कर आने दे। तेरी किताब का भी लोकार्पण मेरी ही तरह भव्य रूप से होगा। मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या। मित्र मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, मैं अपनी पुस्तक का लोकार्पण अपने स्तर से, अपनी जेब के खर्च से ही करूँगा। तुमने ऐसा कहा, यही मेरे लिए बहुत है। शब्दों का सिपाही हूँ मैं, अपनी आत्मा को मार नहीं सकता। ये मेरी लोक कथा थी। अच्छा जी। आजकल लोग को मैं देख रही हूँ कि कवियों लेखकों पे भी रचनाएं आने लगी और सार्थक रचनाएं। सिद्धेश्वर जी ने के जो आत्मसम्मान है वो संदेश परक लघु कथा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अधिकारी मित्र की पेशकश ठुकराकर नायक ने एक अच्छा संदेश सब समाज में दिया है और शीर्षक इसका कथा अनुकूल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अनकहा भी। प्राय लोग कहते हैं कि कवि जब लघु कथाओं के अंदर से शब्द आते हैं शीर्षक में तो उसका असर थोड़ा कम होता है। कुछ ऐसा लिखा जाए, अब 20 मान लीजिए जिन्होंने 100 लघु कथा लिखी, 60 लिखी, उसमें कुछ शीर्षक आ जाए अंदर की बात से, कथन से तो चलेगा, लेकिन सारा नहीं आना चाहिए। तो ये लघु कथा अनकहा शीर्षक के साथ, अनकहा बोल रहा है, इसमें ये शीर्षक के शब्द अंदर नहीं है। इसका पंचलाइन तो बढ़िया है ही, कथोपकथन यानी संवाद शैली में लिखी गई अच्छी लघु कथा। धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। धन्यवाद बधाई आपको, भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी समीक्षा के लिए। अनीता रश्मि जी की समीक्षा बिल्कुल सटीक होती है और जी बिल्कुल जो बिल्कुल। भी वो कमियां भी बताती हैं तो इतने सुंदर ढंग से जी बताती जी हैं बिल्कुल। कि हम लोगों को तुरंत समझ में भी आ जाती है और बुरा भी नहीं लगता है। नहीं, बहुत अच्छा है और हम चाहते भी ना अनीता रश्मि जी हर पटर पर इस तरह की समीक्षा दें। उनका यह सहयोग बहुत मायने रखता है, हमारी गोष्ठी में भी आती रही है। बहुत नहीं हो पाता है मुझे, कभी कभी आती हूँ, कभी ना भी करना पड़ता है। ये हमारी गोष्ठी में आती हैं और हमारा, मैं जो प्रस्ताव रखती हूँ तो वो स्वीकार कर लेती है, इसलिए मैं उनका बहुत आभार मानती हूँ कि वाकई में व्यस्त जीवन में एक साहित्यकार को के भी बहुत सारे बंधन हो जाते हैं
देखिए बंदिशें हो मंजू जाती है, मंजू जी, उनके ऊपर आपकी भी आपकी उत्तरदायित्व हो गोष्ठी को जाते भी हैं। मैं अपनी संस्था की एक गोष्ठी मानकर चल रहा हूँ, और इसीलिए हम जी अपना जी अपना साप्ताहिक आयोजन बंद कर दिया। अब महीना में एक बार गोष्ठी करूंगा, क्योंकि एक बार आप लोग का भी हो ही जाता है, तो कुल मिला के दो जी गोष्ठी में भाग लेंगे तो चार गोष्ठी हो ही जाती है। तो जी क्योंकि जी आपकी भी गोष्ठी हर महीना हो रही है, तो मैं इसीलिए अपनी कुछ योजना बनाते हुए अपना साप्ताहिक आयोजन जो हर सप्ताह करते थे उसको छोड़कर हर महीना एक बार करेंगे, और आप लोग साथ जी शामिल रहेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, मैं एक निवेदन आपसे करना चाह रही हूँ। जी अवश्य। रश्मि लहर ने एक वो मैसेज भेजा है कि मैं ऑफिस में हूँ और मेरे जो बॉस हैं, वो निदेशक जो हैं वो सामने हैं, तो मैं पढ़ नहीं सकती अपनी लघु कथा वहां पर, मतलब ज्वाइन नहीं कर सकती। तो अगर आप पढ़ दें तो ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये हमारे आचार्य जी अगर वो, नहीं आज्ञा ठीक है। देंगे अरे आपकी इच्छा है, अवश्य पढ़िए। अरे आपकी अनुमति जरूरी थी ना। नहीं, आपकी अनुमति चाहिए, क्योंकि और भी लोगों के फिर होते हैं ना, तो और भी लोग ये बात कह सकते हैं कि देखिए, सबके लिए आप प्रस्ताव तो नहीं रखते हैं। उन्होंने ये स्पेशल मैसेज भेजा। आप साहस पढ़िए, हाँ जी जी। साहस पढ़िए। नहीं, रश्मि लहर तो आती ही रहती है, लेकिन बहुत धन्यवाद मजबूरी आचार्य है जी। तो। रश्मि लहर का लघु कथा का शीर्षक है अनकहे दुख। हर समय अपनी सास की बुराई करने वाली मानसी परिस्थितियों के दुष्चक्र को सोचकर स्तब्ध रह गई। वो सास जिसको कभी मानसी ने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, उनकी अकस्मात हुई मृत्यु ने तथा उनके तकिए के नीचे मिले एक पत्र ने मानसी को संज्ञा शून्य कर दिया था। वह बार बार उस पत्र को पढ़ती, जहां लिखा था, प्रिय मानसी, मैं ब्लड कैंसर की अंतिम अवस्था में हूँ और बस कुछ दिनों की मेहमान हूँ। मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आती हूँ, मुझे माफ करना। मुझे तुमसे तुम्हारी सैलरी का कुछ हिस्सा भी ले लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारी स्विगी से हर दिन कुछ मंगवाने की आदत को बदलना चाहती हूँ, जिससे तुम रोज बाहर का खाना खा खा कर बीमार ना हो जाओ। तुम्हारा सारा धन मेरी अलमारी की लॉकर में है। तुम अभी अल्हड़ हो मानसी, और तुम्हारे व्यवहार में बचपना बहुत है। मैं जानती हूँ तुम लोग रोज लखनऊ से सीतापुर आने जाने में तथा वहाँ बच्चों को पढ़ाने में बहुत थक भी जाते होगे, पर मुझे दुख है कि मेरे बेटे को मेरी बीमारी की कोई चिंता नहीं रही। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वह सारी सीखें दे दूं जो एक नववधू तथा गृहिणी के लिए अति आवश्यक होती है, जिससे मेरे मन में ये मलाल न रह जाए कि अवसर रहते मैंने तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से अवगत नहीं कराया। मुझे उम्मीद है मेरे जाने के बाद तुम परिवार को तथा गृहस्थी को समझदारी से संभालोगे। मेरी टोका टोकी से तुम्हें अक्सर कष्ट मिलता था, मुझे क्षमा कर देना। तुम्हारी सासू माँ। और असह वेदना से चीत्कार कर कह उठती, हाय अम्मा, मैं कुछ समझ क्यों ना सकी। धन्यवाद। अनीता जी, मैं चाहूंगी कि इस पे आप कुछ टिप्पणी कर दें अपनी, तो मैं उनको बता रश्मि लहर जी की लघु कथा अनकहे दुख। एक सासू माँ, यहाँ मैं माँ शब्द यूज कर रही हूँ जो उन्होंने नहीं किया। एक सासू माँ की बेटी सम जो शिक्षा और ये संभालने की जरूरत महसूस होती है बहुओं को, नववधुओं को, या फिर उसे सिखाने की, उसकी उस पर लघु कथा। इसमें सामयिक प्रश्न भी, क्योंकि बाहर का खाना वो खाती रहती है, स्वास्थ्य और पैसे की बर्बादी। तो इसको सिखाने के लिए उन्होंने जो कड़ाई की है उस पर ये लघु कथा लिखी गई है और अच्छी है, संवेदनशील है। तो यहाँ पे बताया गया है कि नववधू का वो सासू माँ कुम्हार की तरह
उसके साथ बर्ताव करती थी। जैसे कुम्हार जो है अंदर से हाथ देता है और बाहर से ठोकता है, उसी तरह। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब आपकी माँ, इसमें एक बहुत संदेश है जो खुल के नहीं लिखने के बावजूद, कि जब आपकी माँ आपको बचपन से लेके बड़े तक समझाती होती है, डांटती है सासू माँ से भी ज्यादा, तो आप उसे अच्छे रूप में लेते हो। लेकिन वही जब सासू माँ डांटती है, समझाती है, तो आप उन्हें माँ नहीं मान के गलत समझते हो। तो यहाँ इस रिश्ते की बात कही गई है दोनों को, जो कुमार की तरह है और अच्छी लगी कथा। थोड़ा और अच्छी हो सकती थी, ऐसा मुझे लग रहा है। पत्र शैली में है ना? हाँ, पत्र ये नवाचार। शैली में तो नहीं है। पत्र भेजा है उन्होंने। हाँ, पत्र भेजा है। अच्छी है। अब तो शायद मेरे अलावा कोई नहीं रह गया है। तो आप क्या माइक म्यूट मंजू जी है? रह गया आगे। आपका स्वागत है, आपके लिए कथा तो सुननी है। आपका स्वागत है मंजू जी। गीता जी आ गई हैं। फिर आचार्य जी का भी सुन लीजिएगा लघु कथा, अध्यक्ष उद्बोधन लास्ट में, अंत में। अच्छा अच्छा। अब मंजू जी का हम स्वागत करते हैं। सबने स्वागत किया है तो उसी में मैं भी अपना स्वागत जोड़ता हूँ और मंजू जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो मैं नीता जी, मैं पहले सुना देती हूँ, फिर आप वाचन कर दीजिएगा। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पति बदल लिया है। पति बदल लिया है। आज 4 वर्ष बाद सब्जी खरीदते वक्त जैसे ही मीनू की नजर सामने खड़ी एक आधुनिक परिवेश में सजी युवती पर पड़ी, वो चौंक गई। पुष्पी? पर उसे लगा ये पुष्पी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही वो युवती दुकानदार से कुछ बोली, मीनू को विश्वास हो गया, ओ ना हो, ये पुष्पी ही है। कुछ साल पहले की यादें एक झटके से लौट आई। पुष्पी अपने पति रमेश के साथ उसके पड़ोस में रहने आई थी। सादगी से भरी सौम्य स्वभाव वाली जल्दी ही वो मीनू की आत्मीय सहेली बन गई। धीरे धीरे पुष्पी ने अपना दुख बांटना शुरू किया था। पति की शराब की लत, हर समय का शक और रोज रोज की मारपीट। विवाह के 2 वर्ष के भीतर ही उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। पुष्पी मीनू के घर भी तभी आ पाती थी जब उसका पति फैक्ट्री चला जाता, और वहां भी उसका डर पीछा नहीं छोड़ता। एक दिन सुरेश, मीनू का पति, का तबादला हो गया। जाते जाते पुष्पी नमस्ते कहने आई थी। वही आखिरी मुलाकात थी। कोई गलत लिख दिया मैंने। फिर एक दिन सुरेश पुष्पी के पति लगा, का तबादला हो गया। जाते जाते पुष्पी नमस्ते कहने आई थी। वही आखिरी मुलाकात। आज इतने समय बाद उसी पुष्पी को इस रूप में देख मीनू हैरान रह गई। वो बिना रुके उसकी ओर बढ़ी और पुकारा, पुष्पी। पुष्पी चौंकी, फिर पहचानते ही गले लग गई। उसकी आंखों में अब भय नहीं, आत्मविश्वास था। तुम कितनी बदल गई हो, मीनू ने आश्चर्य और खुशी के मिले जुले स्वर में कहा। पुष्पी जोर से हंसी। दीदी, मैं नहीं बदली, मैंने पति बदल लिया है। उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया। थोड़ी दूरी पर बाइक के पास खड़ा एक सौम्य सा युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। मीनू के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिंदगी को खूबसूरत मोड़ देने के लिए कुछ गांठें निकालना भी जरूरी है। उसके होंठ बुदबुदाए। धन्यवाद। आज की कथा है यह। आज का बहुत बड़ा सत्य, और इसका शीर्षक विशेष। पर भले उसने पति बदल लिया, अगर शीर्षक बदल दिया जाए तो और भी प्रभावशाली हो जाएगी लघु कथा। तो ये स्त्री का जो आज प्रतिरोध का स्वर है, बहुत मुखर है, उस पे लिखी गई लघु कथा है। और सही कहा गया है कि जिस बंधन को संभाल के ले जाना नहीं मतलब मुश्किल हो रहा है, तो उससे दूरी बना लेना। खासकर जीवन दोनों के बराबर चलने लायक, दोनों आनंद के लिए आए हैं। छोटे से जीवन में
आनंद, खुशी और सुख के साथ जीवन बिताने के लिए आए हैं। लेकिन अगर कोई कीमत नहीं समझता तो ऐसे में अब स्त्रियां जो बोलने लगी है, प्रतिरोध करने लगी है, उस बात को इन्होंने यहाँ पे रखने की कोशिश की। और पंच लाइन तो गजब का, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रभावशाली, लेकिन शीर्षक बदलने की आवश्यकता मुझे लग रही है। उसने जहाँ अंत में कहा पति बदल गया, वो तो गजब असर डाल रहा है, लेकिन शीर्षक एक बार चौंकाता है और लगता है ना हल्की लघु कथा होगी। इसलिए आप शीर्षक बदल के देखिए, फिर उसका पति बदलना बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब अनीता रश्मि जी रह गई हैं, तो क्यों ना अनीता रश्मि जी को ही सुन लिया जाए। अभी आचार्य जी नीता शर्मा भी आ गई हैं। अच्छा, कौन? नीता शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं अब नमस्कार नीता शर्मा जी को ही आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्कार सभी को। माफी चाहती हूँ, मैं बताया था मेरी ड्यूटी चल रही है, अभी 6 बजे से मैं फ्री हुई हूँ, तो मैं अपनी गोष्ठी के लिए दोबारा से यहाँ आई हूँ। आप सभी को नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरी आज की लघु कथा का शीर्षक है मेरी लाडो। 15 दिन से चल रहा माँ का क्रियाक्रम समाप्त हो गया। सब नाते रिश्तेदार विदा लेने लगे और पाखी हाथ जोड़े उदास चेहरे और नम आंखों से सबका आभार व्यक्त कर रही थी। सब कार्य पूरी निष्ठा से तो कर दिए पाखी ने, पर इन दिनों मस्तिष्क में गहरी उथल-पुथल मची थी। माँ तो चली गई, पर अब दादी का क्या होगा? पापा के जाने के बाद से माँ ने ही दादी को संभाला था, पर अकस्मात दिल का दौरा पड़ने से माँ भी चली गई। कुछ सोचने तय करने का मौका भी नहीं मिला। ताया जी पहले ही गुजर गए थे और बच्चे विदेश में बस गए थे। अकेली बेटी होने के कारण पाखी के सर पर जिम्मेदारी आ गई थी दादी की। बीते दिनों इस विषय पर कई बार चर्चा हुई। ज्यादातर सबने उन्हें वृद्ध आश्रम में रहने की सलाह दे दी थी या फिर किसी केयर टेकर का बंदोबस्त करने का एक ऑप्शन था। क्या करे वो, कहाँ छोड़े और कैसे छोड़े अकेला उस दादी को जिसने कितने चाव पूरे किए थे उसके। दिन रात मेरी लाडो कहकर दौड़ा करती थी उसके पीछे। दादी ही तो थी, बचपन से जवानी तक उसके हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरी करने वाली परी। उसका हर समय खुला रहने वाला बैंक, उसकी हर शरारत की भागीदार, माँ पापा की डांट से बचाने वाली, उसकी सबसे गहरी सखी, उसकी राजदार। पर 88 की उम्र में आकर सब भूल चुकी थी वो, अपनी लाडो को भी। हॉल से निकलकर पाखी दादी के कमरे की ओर चली गई। धीरे से दरवाजा खुला। दादी बिस्तर पर लेटी छत को एक टक देख रही थी। पाखी ने पास जाकर पुकारा, दादी दादी। उसकी आवाज सुन एक मासूम सी बच्चे की तरह उसकी ओर देखने लगी। कुछ नहीं बोली। कुछ क्षण उसको गौर से देखने के बाद बार बार पलकें झपकाने लगी, मानो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक हंसकर एक बच्चे की तरह बोली, दादी दादी। उन्हें इस तरह बोलते देख सुबह पड़ी पाखी खुद को संभालते हुए हंस दी और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरकर बोली, हाँ लाडो, आज से मैं तेरी दादी और तू मेरी लाडो। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अब अनीता जी पूरा विश्लेषण करेंगी। बहुत खूबसूरत। मेरी लाडो, अंत तक लाडो ने बांधे रखा, अंत तक लाडो ने मन को मतलब मुदित कर दिया। ठीक है, जब आज रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों का काल पड़ता जा रहा है, उसमें यह कथा रिश्तों की कथा है। जो दादी लाडो लाडो कहते नहीं थकती, जो माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते नहीं थकते, उनको हम कैसे छोड़े। यहाँ छोड़ने की बात है, सकारात्मकता कैसे परोसी गई है, ये इस लघु कथा की खासियत है। बेटियों का जो कर्तव्य के साथ अधिकार,
दिया गया है, उसके साथ कर्तव्य या राजकानून भी बताता है कि बेटियों को भी अपने बुजुर्गों को रखने की जरूरत है। तो ये लघु कथा उधर भी थोड़ा मुड़ती है, और साथ में इसका जो प्रस्तुतिकरण है बहुत ही क्या कहेंगे आप, कोमल तंतुओं से जैसे बुना गया हो, रिश्ते के कोमल तंतुओं को याद करता हुआ, ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे इसका प्रस्तुतिकरण। ट्रीटमेंट ऐसा ही होना चाहिए। बाकी का जो सही फैसला था, ये मासूम सी प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही फैसले के लिए धन्यवाद, और सकारात्मकता पर लिखने के लिए भी बहुत अच्छी लघु कथा। मेरी लाडो बार बार आया, लेकिन इसकी खासियत बनी इस लघु कथा की, क्योंकि उसके अर्थ अलग अलग हुए। कभी दादी जी लाडो कहते नहीं थकती थी, अब बिटिया जो है सो इतनी बड़ी हो गई कि ये बड़ी हो गई और मासूम हो गई, और वह बच्ची सम क्योंकि उम्र ही कह रहा है। बहुत अच्छी लघु कथा, मन को छूती हुई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आदित्य, बहुत सुंदर लघु कथा थी, बहुत सुंदर लघु कथा है। और अब मैं इस क्रम में अनीता रश्मि जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें, ताकि हम लोग कुछ और सीखें कि कैसे एक सुगठित और सशक्त लघु कथा का निर्माण होता है, सृजन होता है। धन्यवाद। अब तो कटघरे में आप मुझे खड़ा कर रही हैं। अभी लघु कथा कलस्ट में जो लघु कथा आई है, मैं उसका ही वाचन करती हूँ। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। शीर्षक 2 लघु कथाएं आई थी, उसमें से एक आंतरिक प्रश्नावली। मलबों में डूब चुके थे अधिकांश शहर। मेरी आवाज पहुंच रही है? मलबों में डूब चुके थे अधिकांश शहर, चारों ओर सिर्फ राख, धूल और विध्वंस के चिन्ह। एक विकसित देश ने रात भर कम विकसित देश पर मिसाइलें बरसाई थी, नदी की तरह बम बहाए थे, आग, धुआं, चीख। एक उजड़े शहर में एक गोरा गदगदा घुंघराले बालों वाला बच्चा धूल से लथपथ खोया हुआ धीरे धीरे भटक रहा था। चेहरे पर बदहवासी, आंखों में सूनी लकीरें। वह वहां पहुंचा तो चारों ओर पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसे कोई सुनसान रेगिस्तान। न आवाज, न आहट, न आदमी, न आदमजात। अचानक कहीं से भारी बूटों की पदचाप सुनाई दी। बच्चा चौकन्ना हो गया। मलबे की ओर से एक वर्दीधारी उभरा। बच्चा सहम गया, कांपने लगा। हॉल्ट, हॉल्ट, तुम यहाँ कैसे आए? वर्दीधारी ने सख्त आवाज में पूछा। उसने देखा बच्चे के गालों पर आंसू की सूखी लकीरें जमी थीं। कौन है तू? बच्चा कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखता रहा। उसकी आंखों में डर, थकान और कुछ ऐसा था जिसे भाषा छू नहीं सकती थी। कुछ देर दोनों की नजरें जुड़ी रहीं। वर्दीधारी ने धीरे से बंदूक कंधे से उतारी। बच्चे की आंखों में डर की जगह एक हल्की, बहुत हल्की सी रेख खींचने लगी, शायद विश्वास की। फिर वह मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान। उसने पास पड़े एक धूल सने फटी पुरानी फुटबॉल की ओर इशारा किया। ले लूं? उसने पूछा। वर्दीधारी की आंखें पल भर को ठहर गईं। उसे अपनी छोटी बेटी की मासूम आवाज याद आ गई, जब वह सुबह घर से निकला था। डैड, सब नफरत क्यों बोलते हैं? प्यार नहीं बोल सकते? गन मिसाइल क्यों बनाते हैं? खिलौने नहीं बना सकते? उसके भीतर कुछ भरभरा कर टूटा। एक झिझक, एक हिचक, एक कसक। फिर अचानक वह झुका, फुटबॉल उठाया और बच्चे की ओर बढ़ाते हुए बोला, चल भाग जा यहाँ से। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन आंखें भीगी हुई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक ये लघु कथा। और अब मैं आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ, अपने अध्यक्ष जी को, कि वो इस लघु कथा पर 2 शब्द कहेंगे और अपनी एक लघु कथा का वाचन करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष उद्बोधन होगा। धन्यवाद आचार्य जी। आज की गोष्ठी तो अपने में बहुत ही उत्कृष्ट रही है, और इस उत्कृष्टता का श्रेय
सभी सहभागियों को जाता है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को देना चाहें तो वो हमारी समीक्षक हैं अनीता रश्मि जी, जिनका प्रभाव एक गोष्ठी से दूसरी गोष्ठी तक स्थानांतरित होता रहता है और उसके पीछे जो प्राण स्वरूप प्रतिष्ठित रहती हैं वो है मंजू सक्सेना जी, बधाई के पात्र हैं। ये गोष्ठी जो चल रही है ये सच पूछिए तो उन्हीं की प्राण ऊर्जा से चल रही है। उनके अंदर इतना ममता से भरा हुआ सम्मोहन है जो इस पूरे परिवार को एक में बांधे रहता है। मंजू जी चेहरा थोड़ा और ऊपर कीजिए, कट रहा है आपका। हाँ, और थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। क्या बताया? क्या कहा सिद्धेश्वर जी, समझ नहीं पाए। वो मंजू जी का चेहरा कट रहा था, नाक से नीचे का फोटो नहीं आ रहा था, इसलिए हमने कहा फोटो थोड़ा। अच्छा, चेहरा ऊपर कर लीजिए। हाँ, मैं इनका कुछ रिकॉर्डिंग हमारे कर रहा चेहरे हूँ। के आगे भी दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है। हमें अपने चेहरे के आगे कोई इंस्ट्रूमेंट सा दिख रहा है, पता नहीं कैसे आ गया, क्या हुआ है। जी जी, मुझे लगा माइक रखे हुए हैं आप। हम लोग को भी दिख रहा है। जी जी, हम लोग को भी दिख रहा है। हाँ हाँ, कहाँ से आ गया? मुझको लगा माइक है क्या। हाँ, वो कैमरे का ही कुछ अंश लग रहा है। कुछ चलिए ऐसे वैसा कोई फोटो पूरा है। हाँ, अब ठीक है। हाँ। अब आ गया, ठीक है, अब ठीक। अब ठीक है आपका। ऐसे हाँ हाँ, चलने दे। वो हट गया, ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। तो आज की गोष्ठी के जो सहभागी हैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी, पति बदल दिया शीर्षक से रचना के साथ आज प्रस्तुत हुए। अपर्णा गुप्ता जी मुक्ति शीर्षक रचना के साथ, और पेंशन की सामान्य पीड़ा है, बिना लेन देन के नहीं बनती है, ये हमारा दुर्भाग्य है, आज के युग का दुर्भाग्य है। जिज्ञासा सिंह की लघु कथा त्राण, ये हवा, आंधी और पौधे को प्रतीक बना करके प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई एक उत्कृष्ट लघु कथा है, जैसा कि अनीता रश्मि जी ने भी कहा है। और अनीता रश्मि जी की मिसाइल और बच्चे को लेकर के बड़ी ही भावुक लघु कथा है। अगर कोई धैर्य से पढ़े तो एक बार उसकी आंखें नम हो जाएंगी। नलिनी श्रीवास्तव की नव चेतना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को ही एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया है। कृष्णा जी ने मासूम शिकार में भी प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है। हिरण का बच्चा जो है और एक नाग है, इनके माध्यम से अपनी बात को कहा है। लेकिन इसमें जो बड़ी अच्छी समीक्षा की इसकी अनीता रश्मि जी ने, लेकिन इसमें जो जंगल के प्रति आपने कमेंट किया है वो भी बड़ा प्यारा है। अब मेरे सामने नहीं जो मैं बता सकूं, जंगल पर आपका कुछ ऐसा कमेंट है कि जंगल शांत क्यों है, वो ये सब देख क्यों चुपचाप रहा। ये कमेंट भी मुझे आपका बहुत प्यारा लगा। विजय कुमारी मौर्य जी थोड़ा पहले से आती तो और अच्छा लगता, दूसरों की लघु कथाएं भी सुनती, लेकिन विलम्ब से आई, कोई बात नहीं है। एक संदेश लेकर आई कि प्रायः
मैले कुचैले उपेक्षित ढंग से चलने वाले लोग संविधान का पालन करते हैं और अपने को एडवांस समझने वाले लोग प्रायः संविधान की उपेक्षा करते हैं और बिना टिकट चला करते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया लोककथा में, और ये डिब्बा हमारा है, अच्छा लगा। संजीव आहूजा जी ने बेजुबान उपकथा में पेड़ पौधों को प्रतीक बनाकर उपेक्षित पिता की संवेदना को व्यक्त किया। डॉक्टर पूनम सिन्हा श्रेयसी जी ने हिस्से शीर्षक लोककथा से जो लिखा कि रिश्ते बिखर गए, बड़ा मार्मिक है, हृदय को छू जाता है। सीमा रानी जी ने देवी पूजन के माध्यम से, गार्गी जी ने अपनी लेखनी का रूप उधर मोड़ा जिधर सिद्धेश्वर जी का रूप सदैव बना रहता है। वो सदैव कवियों और मंचों पे अपनी लोक कथाओं में टिप्पणी किया करते हैं और उनकी वास्तविकता को व्यक्त करते हैं। वो कार्य आज गार्गी जी ने किया है। इस सरस्वती के साधक भी ऐसे होते हैं। मेरा तो ये कहना था कि ये जब इन्होंने कहा कि बदले में क्या मिलेगा मुझे, ये कहानी इस पर खत्म होनी चाहिए। बाकी समझने के लिए श्रोता सक्षम है मेरी समझ में इस युग में, तो घुमा फिरा के इस कहानी को ऐसा लाए, चाहे बीच वाले को हटा दें, डायरेक्ट महाधीशे के पास पहुंच जाएं, चाहे संयोजक के पास जाके ही कहानी को खत्म कर दें, लेकिन अगर इस वाक्य पर समाप्त हो कि क्या मिलेगा मुझे, बदले में क्या मिलेगा मुझे जी, और कहानी का हो जाए तो कैसा लगेगा रश्मि जी? बहुत अच्छा लगना चाहिए। और निवेदिता बात संप्रेषित हो रही है उससे जी, उन्हें उसको बदल दिया जाए, थोड़ा बदल करके इस रूप में लाया जाए कि इसी वाक्य पे लेखन करके। हाँ। और निवेदिता निवी जी बहुत प्रतीकात्मक लोककथा लिखने में पारंगत हैं। आज वेंटिलेटर के माध्यम से विषय को उलट दिया, जैसा रश्मि जी ने भी बताया, लेकिन अन्यथा न लीजिएगा। आप पर अपना अधिकार समझते हुए कमेंट कर रहा हूँ कि आज की लोककथा उतनी कसी हुई नहीं है जितना कसाव आपकी लोककथा में सदैव होता है जी। इसे थोड़ा एक बार और देखें तो और कसाव आ जाएगा। सिद्धेश्वर जी की लेखनी को मैं सिर्फ नमन कर सकता हूँ और उस पर कमेंट क्या करूँ, बस नमन ही करता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, मैं भी एक रचनाकार सभी की तरह आपका सुझाव परामर्श हमें हमारा का नमन हम करते हैं। आत्मसम्मान पर बहुत अच्छा आपने लिखा है। रश्मि लहर जी की लोककथा अनकहे दुख और नीता शर्मा जी की मेरी लाडो, ये सब बड़ी ही हृदय को छूने वाली और एक सार्थक संदेश संप्रेषित करने वाली लोककथाएं हैं। मैं सभी सहभागियों को एक बार बधाई देता हूँ। समीक्षक अनीता रश्मि जी को बधाई देता हूँ और इस समूह की संचालक और संयोजक मंजू सक्सेना जी को बधाई और साधुवाद देता हूँ कि इतनी तन्मयता से ये चला रही है। किसी कार्यक्रम को निरंतर चलाना बहुत कठिन होता है। पता नहीं कब घर में क्या परिस्थिति आ जाए, कब स्वास्थ्य संबंधी क्या समस्या आ जाए। हम लोक कथा के लिए तैयार हो रहे हैं बैठने के लिए कि भाई लोक कथा है 5 बजे, और पता चला ठीक 5 मिनट पहले इतने महत्वपूर्ण अतिथि हमारे घर में आ गए कि न हम उनको छोड़ सकते हैं न लोक कथा को छोड़ सकते हैं, तो हमारे लिए बड़ी उहापोह की स्थिति आ जाती है। ऐसी सब परिस्थितियों में निभाना बहुत कठिन। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ
बोल रहा हूँ तो आपको अनुमान नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं आजकल बहुत अस्वस्थ चल रहा हूँ और अस्वस्थता में भी चैतन्य हो करके अपने परिवार में यानी लौकथा परिवार में बैठना, सक्रिय होना कितना कठिन होता है ये मैं महसूस करता हूँ और ऐसा ही मैं अपने सभी परिजनों की ओर से महसूस करता हूँ। इसके लिए हमारे सभी परिजन और मंजू सक्सेना जी बहुत बधाई की पात्र हैं कि वे लव कथा गोष्ठी को निरंतर चला रहे हैं। अब एक लव कथा मैं पढ़ रहा हूँ। जी, स्वागत है। आप सबको सादर निवेदित है। चूंकि आप सभी को समीक्षा करना है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे ही, ये मेरा विश्वास है। मंजू जी आज्ञा है। शीर्षक है भारतीय नारी। अमेरिका जाकर छैल ने मेरी के साथ दूसरा विवाह रचा लिया, लेकिन वहां से लौटते समय वह मन ही मन यह सोचकर पछता रहा था कि उसे क्या मिला। मेरी के खर्चे पूरे करने में उसकी सारी आय निकल जाती। वह भारत में छोड़ आई अपनी पत्नी और बेटे के लिए कुछ भी नहीं भेज पाता। पत्नी बार बार फोन कर पूछती थी कैसे घर का खर्च चलाए, क्या खाए, क्या पहने। बेटे को घर पर ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर साहब भी आखिर कब तक बिना फीस पढ़ाते रहें। वह सच्चाई बताने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए उसने पत्नी का फोन उठाना ही बंद कर दिया था। उधर सारे यत्न करने के बाद भी वह मेरी आवश्यकताएं पूरी कर नहीं पाया था और मेरी ने एक झटके में उसका संबंध तोड़ दिया। मेरी क्षमा करें। फिर उसने जब पत्नी को फोन किया था तो पत्नी ने उसका फोन नहीं उठाया था। घर जाकर पत्नी को क्या मुंह दिखाएगा, इसी सोच में वो सिकुड़ा जा रहा था। फिर भी उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी एक भारतीय नारी है जो कितनी भी प्रताड़ित हुई हो, कितनी भी उत्पीड़ित हुई हो, कितनी भी रुष्ट हो, किंतु जब सवेरे का भूला पति सांझ को घर वापस आता है तो वह उसे क्षमा कर गले अवश्य लगा लेती। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि ट्यूशन वाले मास्टर साहब ने उसकी पूरी गृहस्थी संभाल ली है और तीनों सुख चैन से रह रहे हैं। धन्यवाद। अब इस पर हम एक एक का नाम लेकर के जो लोग कमेंट करना चाहें उनको सादर आमंत्रित करते हैं। बिना किसी संकोच के आप अपनी टिप्पणी दें, मैं उनका स्वागत करूंगा। सिद्धेश्वर जी दे रहे हैं क्या? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है कि त्वरित समीक्षा देने त्वरित समीक्षा तो मैं तुरंत नहीं दे पाता है किसी भी कार्यक्रम में। पढ़ता हूँ 2 बार 3 बार, तब हो सकता है त्वरित समीक्षा मेरी कुछ गलत हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस लघुकथा में थोड़ी सी कसाव की ज़रूरत है। थोड़ा सा काल दोष कहीं ना कहीं से उसमें बीच में आ जा रही है और इसको थीम बहुत बढ़िया है। जो आप कहना चाहते हैं वो बहुत अच्छी तरह से सामने आई है। लेकिन ये एक लगता है कि जैसे कि लघुकथा के विषय ना होकर किसी कहानी को हम कथा वस्तु में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझको ऐसा लगा, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। और मुझको थोड़ा सा हमको लगा कि कई घटनाओं, पहले की घटनाओं को एक साथ लेकर और तब उसको हम आज उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझको लघुकथा का तत्व थोड़ा सा कम लगा। यह मेरी कमजोरी हो सकती है कहने में, लेकिन मुझको ऐसा लगा।
आपके विचार से सहमत हूँ। असल में इसमें फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है और बीच में जो है वो सब सोचता आ रहा है, वो सोचना है, वो जो पढ़ते समय क्लियर हो जाता है लेकिन हमारे बोलने में स्पष्ट नहीं होता है। न वो ठीक है। आप हम मैं कहा ना कि हो सकता है मेरी त्वरित समीक्षा में गलती हो, लेकिन मुझको ऐसा लगा क्योंकि अब फ्लैशबैक में एक हिमांशु श्रीवास्तव पूरा उपन्यास ही लिख दिए थे तुम्हारे लिए, तो हम उसको लघु कथा नहीं कर सकते ना। उसमें कई तरह की और भी बातें फ्लैशबैक में हम बहुत मजबूरी में मुझको लगता है कि फ्लैशबैक में एक दो बातें लाई जा सकती है, लेकिन कई घटनाओं को हम फ्लैशबैक में लाएंगे तो मुझको लगता है कि ऊंचाई लघु कथा को थोड़ा सा अवरोधक का काम करता है, मुझको लगता है। आपका विचार शिरोधार्य है। नहीं गलती हो सकता है, मैं बात सुझाव दिया हुआ आपने मांगा है तो, और कुछ नहीं। स्वागत है। पहले जी को ही मैं जवाब देना चाहूंगी कि अगर कालखंड दोष से बचना है तो फ्लैशबैक लाना होगा। आप बात शुरू करें अभी से, फिर जाएं अतीत में, फिर वापस लौट के यहाँ आए और टू दी पॉइंट जो मार करने वाली बात कही जाती है वो की जाए। हाँ ये इस तरह हो सकता है। नीरज जी की बात, भारतीय नारी मेरी जब उसे छोड़ के चली जाती है तो लगता है कि जैसे अब मतलब वो लौट के उसी भारतीय नारी के पास आएगा जो सब कुछ सहती रहती है। वो पति सोच भी रहा है, लेकिन यहाँ परिवर्तन क्या, प्रतिकार की कथा ये बन जाती है। आज की भारतीय नारी इस ढंग की नहीं रह गई, पढ़ी लिखी शिक्षित, और सबसे बड़ी बात जो खुद आर्थिक रूप से सक्षम है, वैसी तो एकदम नहीं रह गई है कि वो हर गलत को स्वीकार करे। वो रिश्ते में जब नहीं निभ पाते या नहीं साथ दे पाते तो बदल जाते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है अंत जाके वही बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ शीर्षक से वो मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि भारतीय नारी अभी भी अधिकांश नारी उसी तरह की है कि पति कुछ भी कर दे उसके साथ चलती है। तो कुछ बदलती नारी या कुछ भी मतलब थोड़ा सा चेंज करते हुए इसको और अच्छा शीर्षक दे दिया जाए। आज की भारतीय नारी कुछ भी ऐसा कि जो लगे कि हाँ ये बदल गई, जो सच भी है, आज का सामयिक भी है। लेकिन इस भारतीय नारी के साथ लग रहा है कि वहाँ मेरी जब छोड़ के जाती है तब भी ये सोचता है कि मेरी पत्नी तो मुझे अपना ही लेगी, और उस सोच से मैच कर रहा है। उसके 3 अलग परिवार बना लेने से नहीं, 3 के साथ अच्छे ढंग से रहने से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। देख ले आज की बात जैसा उचित लगे। और जी मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। स्वागत। ये मुझे लगता है कि जो भारतीय नारी आज जो शीर्षक है वो एक व्यंग्यात्मक शीर्षक है। बिल्कुल सही बात कही आपने, वो व्यंग्य किया गया है वहाँ जी, कि वो सोच रहा है भारतीय नारी जैसा भी है, हम जैसे भी उसको ट्रीट करें वो हमें गले से लगा लेगी। तो भारतीय नारी अब ऐसी नहीं रह रही है, वो एक व्यंग्य के तौर करना होगा। और इस पर सारे पाठक के पास बात नहीं बन रहा है कि ये सब लग रहा है। हाँ, इसको एक बार फिर से थोड़ा सा बदल के लिखा जाए तो थीम बहुत बढ़िया है इस रचना का। और मतलब ये लघु कथा ही एक तरह से व्यंग मुझे लगी, एक व्यंग के वो जो मास्टर पढ़ाता था वो खर्चे देते देते वो खुद ही उसका सारा खर्चा वहन करने लगा। वही तीनों लोग सुखी रह रहे हैं अब। तो मतलब उस पति की क्या हालत हुई होगी जब वो लौट के आया है। तो ये सोच रहा है कि भारतीय नारी अभी भी वही भारतीय नारी है, और उसने देखा कि तीनों लोग बड़े आराम से रह रहे हैं। ये नारी के साथ देखा ये अगर हो जाएगा उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये व्यंग की लघु कथा है और बहुत अच्छा व्यंग है। मेरा जहाँ तक मेरी समझ नजरिया पहुँचता है। और कोई टिप्पणी? आचार्य जी मैं भी कुछ कह सकती हूँ।
हाँ, स्वागत है। मुझे लग रहा है भारतीय नारी की जगह भारतीय पुरुष अगर कर दें तो ज्यादा बेहतर है कि वो जो सोच के चल रहा है कि नारी आज भी वैसी है, तो वो बदलाव आ गया है नारी में, इसलिए भारतीय नारी की जगह भारतीय पुरुष कर दिया जाए तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी क्षमा चाहती हूँ अगर गलत बोल रही हूँ तो। आपके विचारों का भी स्वागत है। बहुत सही कहा नीता जी। हाँ, स्वागत है नीता जी, सही बात है कि ये सोच भारतीय पुरुष की है कि नारी में बदलाव नहीं आया है, तो ये भारतीय पुरुष, सही बात है, बहुत सुंदर। तो मेरी लोककथा भारतीय नारी पर आए हुए आप सभी के विचारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। शिरोधार्य करने की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि रचनाकार अपने विवेक से ही सुझावों का उपयोग करता है, लेकिन मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही एक बार पुनः बधाई देते हुए मैं दायित्व मंजू जी को सौंपता हूँ। सबसे पहले तो मैं आचार्य जी को का आभार प्रकट करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य खराब होते हुए भी वो हमारी गोष्ठी में आए और उन्होंने इतनी देर धैर्य से सबको सुना और उस पर अपनी टिप्पणी भी की। लेकिन आज क्योंकि उनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था, तो इसलिए सबकी टिप्पणियां छोटी हुई। इसी से ये बात स्पष्ट है कि आज आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी कि आप उसके बावजूद भी आपने ये हमारी गोष्ठी में उपस्थित रहे और सबको बड़े ध्यान से सुना। और मैं सारे ही सहयोगियों का अपना, और विशेष तौर पर अनीता रश्मि जी का, जिन्होंने फिर एक बार समीक्षा करके, और सब मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे लघु कथाकार संतुष्ट हुए होंगे उनकी समीक्षा से। तो मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये कष्ट उठाया, क्योंकि सबकी एक एक बार पढ़नी पड़ती है लघु कथा, उसके बाद उसको समीक्षा, उसको पॉइंट ढूंढ के समीक्षा करनी पड़ती है। तो वो ये कष्ट उन्होंने वहन किया, उसके लिए मैं उनके हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और निवेदिता जी सुबह सुबह उठ के उन्होंने हमारी इस गोष्ठी में आने का जो कष्ट उठाया है, उसके लिए मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि हमारे सभी जब सहयोगी आते हैं, पूरे परिवार के सदस्य आते हैं, तब ये लगता है कि हाँ, हमारा पूरा परिवार एकजुट इकट्ठा हो गया है एक मंच पर। और सिद्धेश्वर जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो, ये सही बात है कि वो हमारी हर गोष्ठी में आते हैं। हम लोग चाहे उनकी गोष्ठी में जा पाए या नहीं जा पाए, लेकिन वो हमारी हर गोष्ठी में आते हैं, और इसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मैं भी प्रयत्न करती हूँ कि उस गोष्ठी में जाऊं, लेकिन वो बस कुछ ऐसा कभी कभी मजबूरी पड़ जाती है कि हम नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए मैं उनसे क्षमा भी मांगती हूँ। मैं तो इस गोष्ठी को ही अपनी गोष्ठी मानता हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि लगता है कि मैं आयोजन कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि अब इसलिए मैं अपने क्या को थोड़ा कम कर दिया। उसके लिए बहुत धन्यवाद है आपका, और बड़ा आपका बड़प्पन है ये आप इस गोष्ठी को भी अपना मानकर आप हमेशा ही इसमें उपस्थित रहते हैं। ये बहुत आपका बहुत अच्छा नजरिया है, और उसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ। हमारे बीच में त्रिशला जी हैं, नीता जी हैं। नीता जी भी भागती दौड़ती बेचारी ऑफिस से आई हैं, जल्दी से उन्होंने ज्वाइन किया। गार्गी जी भी जल्दी से, अभी ऑफिस में ही हूँ, शायद ना आ पाए। ऑफिस से ही कर रही हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा, ऑफिस देखिए से मेरा ऑन ईयर चल रहा है प्रोग्राम। अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये गोष्ठी इतनी अच्छी है। इसमें जैसे मैंने इसको वर्कशॉप कहा है, कार्यशाला कहा है, ये वास्तव में कार्यशाला ही है, जिसमें हम अपनी रचनाएं, जो लघु कथाएं लिखते हैं,
वो हमारी एक पूरी तरह से मुकम्मल लघुकथा होके यहाँ से निकलती है। ये उसकी सोनार की भट्टी है जहाँ से ये गहना बिल्कुल खूबसूरत होके निकलता है काट छाट करके। उसी तरह से ये समीक्षक की दृष्टि से होकर और ये उसकी समीक्षा से होकर हमारी लघुकथा ऐसी बन जाती है कि फिर हमें किसी भी बड़े से बड़े समूह में या बड़ी से बड़ी पत्रिका में भेजते हुए हिचक नहीं लगती है और ना ही वो अस्वीकार होती है। वो सभी वहाँ पे जाकर स्वीकार करते हैं, स्वीकृत जी, पता चल जाता है कि ये रचना किस स्तर की और किस पत्रिका में भेजी जाए, इसका पता चल जाता है। बहुत अच्छी बात है ये। तो ये हमारी सभी लघु कथाकारों की रचनाएं आजकल बहुत बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छप रही हैं। अभी लघु कथा कलश मेरे पास भी कल आया है योगराज प्रभाकर जी का, तो उसमें हमारे समूह की भी बहुत सारी लघु कथाकारों की उसमें रचनाएं हैं, देखकर बड़ा अच्छा लगा। अनीता रश्मि की पुस्तक की समीक्षा आई है, हमने जो लिखा है वो भी इसी अंक में। मैंने अभी पूरी नहीं पढ़ी जी, है, जी। एक आधी पढ़ी है क्योंकि कल ही आई है शाम को। नहीं, अच्छा लगा जी। तो मैं इस गोष्ठी के हमारे जो अध्यक्ष जी आचार्य ओम नीरव जी की अध्यक्षता में ये हमारी समूह इतना फल फूल रहा है, मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी सहयोगी लघु कथाकारों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो आप लोग आते हैं तो ये समूह चलता है, वरना पिछली बार की तरह कोरम ही पूरा नहीं हुआ तो बंद हो जाता है। तो उम्मीद है कि अगली बार फिर हम लोग मिलते हैं और जितने लोग नहीं आए हैं वो लोग भी इस बार आएंगे। तो अगली गोष्ठी तक के लिए सबको धन्यवाद। शुभ दीपावली। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक सूचना यह भी कि यह सारा रिकॉर्ड हमने किया है, इसको यूट्यूब में भी मैं डालूंगा। आपकी गोष्ठी इतनी महत्वपूर्ण रही है, तो वहाँ से जो यूट्यूब में देखना चाहे इस यूट्यूब देख सकते हैं, जो नहीं आए हैं वो भी देखेंगे। इसका लिंक हम डाल देंगे आपके ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये तो बहुत अच्छी बात जी है जी, आपने। मैंने सारा रिकॉर्डिंग किया है। जी, मेरी ओर से भी इस लघु कथा परिवार को शुभ मंगल कामनाएं और दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रिम बधाइयाँ। नमस्कार। सबको नमस्ते। नमस्कार।